दोबारा से शुरू करना पड़ेगा यार। चलो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। एक बार सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सारे बच्चे जो हैं जो हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं क्लास में पधार जाएं, जल्दी से अपने जो है प्रेजेंस को यहाँ पे बनाएं, है ना, अपनी प्रेजेंस यहाँ लेके आएँ ताकि हम उनकी प्रेजेंस में मैं खुश नसीब अपने आप को फील कर सकूँ और मैं क्लासेस को आगे बढ़ा सकूँ। बात क्या है दोस्तों? बात ये है कि हर बार मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से जो हमारे अभिषेक सर है ना, मैं अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या बता रहा था वो बता देता हूँ। अभिषेक सर से ना लेक्चर छुड़वाना पड़ता है ज़बरदस्ती का, वो छोड़ते नहीं है, वो लगे रहते हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती लगे रहते, मतलब उनसे क्लास छोड़ी नहीं जाती। मतलब इतना ये क्यों है? ये अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। एक व्यक्ति एक टॉपिक के अंदर जितनी इमेंस नॉलेज रखता है ना, वो आपको उतनी देर वो टॉपिक पढ़ा पाएगा। वो सोच के देखो यार, एक टॉपिक को पढ़ाने में वो एक लेक्चर इनकम्प्लीट पढ़ रहा है। अब आपके पास ज़्यादा होता है तभी तो आप ज़्यादा दे पाते हो। मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा? मैं क्या करूँगा भाई? चलो मैं पढ़ाऊँगा, चलो एक क्लास में पूरी ज्योग्राफी, मैं ऐसा कुछ कर दूंगा, है ना। एक क्लास में पूरी ज्योग्राफी, बच्चा हो जाता खुश, भाई साहब एक क्लास में पूरी ज्योग्राफी, एक क्लास में पूरी पॉलिटी, एक क्लास में संपूर्ण हिस्ट्री, ऐसी सी क्लास आ जाती, बच्चा हो जाता है खुश कि यही का तो इंतजार था, मैं तो हमें तो यही चाहिए थी सर जी, है ना। कईयों को ऐसी मिल जाती है और फिर वो लग जाते हैं। वो कहावत सुनिए, ये मंजिल बहुत प्यारी है, ये ऐसा ही है कुछ, ये मंजिल बहुत प्यारी है हमें विनाश की ओर ले जा रही है। एक सेकंड रुकना। मंजिल नहीं, एक कहावत है, ये राह बहुत प्यारी है। कई बार होता है ना, जिस रास्ते पे आप चलते हो बड़ा अच्छा लगता है ना, बड़ा प्यारा लगता है। तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है एक क्लास में संपूर्ण ज्योग्राफी, बड़ा मज़ा आता है ऐसा सुनने में, देखने में, बड़ा पढ़ने में मज़ा आता है। बड़े एंथुजियास्टिकली आप पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो। भाई यूपीएससी, अरे आईएएस की परीक्षा में जा रहे हैं हम तो इस बार। क्या किया था? एक परीक्षा, एक क्लास में संपूर्ण ज्योग्राफी पढ़ गए। तो ये राह बहुत प्यारी है, आपको विनाश की ओर ले जा रही है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? ये राह बहुत प्यारी है, आपको विनाश की ओर ले जा रही है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, और वास्तव में वो क्या हो रहा है आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक आप समझ पाओगे ना दोस्तों, तब तक वो टाइम निकल जाता है ना। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, चूज वाइजली एंड चूज करेक्ट, है ना। ऑलवेज चूज वाइजली और चूज करेक्ट। यूपीएससी के अंदर में कम बच्चों का सिलेक्शन क्यों होता है? बिकॉज ओनली फ्यू ऑफ द एस्पिरेंट्स ये एग्जैक्टली जान पाते हैं, एग्जैक्टली समझ पाते हैं कि क्या है सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, ये जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो उसी के अकॉर्डिंग वही पढ़ पाते हैं। बाकी तो इसी चक्कर में रहते हैं कि एक क्लास में संपूर्ण ज्योग्राफी, एक क्लास में ये। मैं अभी एक कमेंट देख रहा था, कोई अंकिता करके, वो कह रहे हैं, उनका मानना है कि यहाँ क्या चल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, ठीक है। वो ABCD पढ़ने आई थी बेचारी, अचानक से उसको लगा ये क्या चल रहा है, ये मतलब क्या पढ़ा रहे हैं सर, मैग्ना कार्टा, ये कार्टा, उन कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो ABCD पढ़ के वो सोच रही कि एग्जाम में जब वो जाएंगी तो उनसे पूछा जाएगा, बता बेटा A4, वो कहेगी एप्पल, बस सिलेक्शन हो गया भाई तेरा तू DM है, DM। मतलब वो ऐसा सोच के आ रही है इस चैनल के ऊपर, और फिर कह रही है कि मेरा तो समय वेस्ट हो रहा है। हाँ, आपका समय वेस्ट हो रहा है, आपका समय वेस्ट हो रहा है। जाके 2-4 और काम कर लीजिए आप, जिसमें आपका समय जो है क्या हो, आप अपना ही नहीं, आप देश का समय खराब कर रही हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता। मतलब ऐसे बच्चे जिनको ये नहीं पता होता कि क्या चल क्या रहा है, उनको लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम चल रहा है। मतलब बाकी बच्चे जो बैठे हैं, 400 बच्चे, वे को बैठे हैं क्या? उसी मैडम को समझ नहीं आ रहा तो कह रही हो ये तो सब बेकार है, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट की स्पेलिंग भी गलत लिख रखी थी, ठीक है, वेस्ट की स्पेलिंग भी गलत लिख रखी थी। कमर लिख रखा था वेस्ट की जगह ना, वेस्ट की जगह लिख रखा था कमर, कि मतलब ये वेस्ट ऑफ टाइम होना चाहिए कि समय खराब हो रहा है, पर वो कह रही थी कि ये समय कमर हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसे बच्चों का क्या ही भविष्य। मैं कहता हूँ मेरी क्लास में नहीं आते ऐसे, कई आते हैं, मैं देख नहीं पाता उनको, मुझे बड़े प्यार है इन लोगों से, ठीक है। और अगर मान लो ऑफलाइन क्लास और ऐसा 1-2 शिकार मिल जाए ना, भाई साहब जी सा आ जाता है, मतलब पढ़ाने में मज़ा ही अलग हो जाता है, जोश आ जाता है। चलो ज़्यादा नहीं करेंगे यार, है ना, ज़्यादा नहीं करेंगे ना, तुम सोचो कि सर भी आज क्या ही कर रहे हैं, ठीक है। आगे टॉपिक आज का है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसका पार्ट 3 पढ़ा रहा हूँ मैं। दुनिया एक क्लास में पूरी ज्योग्राफी पढ़ा देती है भाई, मार से ना, हमसे तीसरी क्लास चल रही है, हमसे एटमॉस्फेयर ना हुआ है,
क्योंकि उस लेवल कम करा रहे हैं। तो यूं तो मैं पढ़ा के तो एक लाइन में छोड़ दूं, अब वो एक लाइन में पढ़ाया वो बच्चों के कभी काम नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, वो काम कभी आता नहीं है। और यहाँ पे वो काम किया नहीं जाएगा, यहाँ बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं किया जाएगा। अभी लगेगा जैसे अंकिता को लग रहा था अभी हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना, थोड़े दिनों में उसको लगेगा कि वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रही थी इतने दिनों से। वास्तव में यहीं पे अगर वो चीज़ थोड़ा दिमाग पे जोर डालती तो कुछ हो सकता था, भविष्य का निर्माण हो सकता था। अदरवाइज तो ठीक है, अंकिता ब्राइट स्टूडेंट है वो, मतलब दिमाग का इस्तेमाल किया ही नहीं है उसने कभी, ठीक है ना, उसने दिमाग का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। समझ रहे हो आप बात को? मैं तो कह रहा हूँ पढ़ने का जब उसने सोच लिया ना, तो ही उसने सोच लिया कि समय खराब हो गया, समय का कमर हो गया उसका। समझ रहे हो, समय खराब नहीं, समय का कमर हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। चलिए दोस्तों, दिस इज द 4th क्लास एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द एटमॉस्फेयर पार्ट 3। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हम बात कर रहे थे, हमने इवोल्यूशन की बात की थी, अब स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। ये है टॉपिक नंबर 4। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक नंबर 4, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन द इंडियन ज्योग्राफी। एंड ये बैच अपना स्टार्ट हुआ था कब? 25 मार्च 2021 को हमने इसको स्टार्ट करने वाले हैं। नया बैच आ रहा है अपना इंडियन ज्योग्राफी का दोस्तों। ये प्लस पे फिर से कह रहा हूं, देखो यूट्यूब चलता रहेगा, यूट्यूब पे कोई कमी नहीं आएगी, यूट्यूब बंद नहीं होगा। आप बिना किसी झिझक के यूट्यूब के साथ जुड़े रहिए, यूट्यूब के साथ बने रहिए, यूट्यूब से अपने कोर्सेज को लाइव देखते रहिए। लेकिन मैंने आपको बताया ना दोस्तों, जिस प्रकार से सरकारी हॉस्पिटल होता है उसी प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल भी होता है। नाउ इट्स योर डिस्क्रिप्शन, कहां जाके आप इलाज कराना चाहते हो, ठीक है ना। आप ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट में पढ़ते हो, ऐसा तो नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में सर दर्द में आपको पैर के दर्द की दवाई दे देंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि सर दर्द हो रखा है और आपको दे दी कोई और दवाई, बुखार हो रखा है और आपको दे दी उसने दस्त की दवाई। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो यहाँ मतलब चीज़ें वही चलेंगी, बढ़िया चलेंगी, बट वो एक अलग प्लेटफॉर्म है यार, वो मतलब अलग क्लास है, अलग चीज़ों के लिए अलग, वो अलग चीज़ है। जब जरूरत पड़े तो उस पर चले जाना, नहीं है तो मत छोड़ो, यहाँ से पढ़ लो, है ना। चलिए, तो ये बैच अपना स्टार्ट हो रहा है दोस्तों फ्रॉम द 25 मार्च 2021। लाइव चलेगा दोस्तों 4 बजे, 4 से 5 मेरे साथ। कहां पर दोस्तों? इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, यहां पर आपकी क्लास में लूंगा। 4 से 5 हमारा बैच चलेगा दोस्तों, ठीक है। जो बच्चा जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है, जिन बच्चों के पास ऑलरेडी है वो एनरोल करेंगे, और जिनके पास नहीं है दोस्तों, देखो सीधी सी बात है, सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब जब करते हो ना तो कोड रहेगा सुमित10। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, sumitrathi3@gmail.com जो है ना, उस पर आप क्या कर सकते हो, उस पर आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, कोई भी मैसेज है पूछ सकते हो। अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करने वालों अभी नहीं, छोड़ो वो इज्जत की बात नहीं है। एक्चुअली उनको ये भी नहीं पता होगा इज्जत वर्ड क्या होता है, उनको पता ही नहीं होगा, छोड़ दो। अरे कोई बात नहीं, कुछ बच्चे होते हैं ना, उनकी सब बात मानी जाती है। बट मैं तो ये कह रहा था कि उनको समझ नहीं आ रहा था, तो उसका कुछ समाधान किया जाए। तो मुझे लगता है उनको पहली कक्षा में दोबारा बैठाएंगे, उनके लिए ABCD क्लास चलेंगे। देखो आई फॉर क्या होता है भाई, आई, A फॉर एप्पल, फिर S फॉर पता नहीं फिर क्या होता है। सो IAS गुरुकुल हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, आपका ज्योग्राफी 101, मैथ्स 101, दिस इज ऑल्सो नोन एज द UPSC 101। अंकिता वास्तव में यही UPSC की तैयारी है बेट, ठीक है। और अगर आप सही मायने में UPSC एस्पिरेंट्स हैं तो इसकी आदत डाल लो, नहीं तो फिर कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। प्लस पे भी हूं मैं, आपको पता है प्लस पे चौधरी साहब का कोड क्या है, सुमित10। आप आइए मेरे साथ जुड़िए, आपको एक प्लस की दुनिया में लेके चलते हैं, अलग ही दुनिया में। एटमॉस्फेयर की बहुत सारी बातें हुई थी, परिभाषा बताई थी मैंने, एटमॉस्फेयर क्या होता है, कैसे उत्पत्ति हुई थी। मैंने बताया था एटमॉस्फेयर भाई एक गैसों का मिक्सचर होता है, ये धीरे धीरे उत्पन्न हुआ है, बहुत सारी रिएक्शंस हुई हैं। मैंने आपको बताया था कोई बाउंड्री इसकी है नहीं, ये धीरे धीरे आप धरती की बाउंड्री से निकल के आप किसकी, सूर्य की बाउंड्री में चले जाते हो। उसके बाद हमारा बात हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमने बात की थी 4 तरीके से पढ़ते हैं, कंपोजिशन, टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन और आयोनाइजेशन। आज के बाद ना ये दोबारा लेक्चर कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 बार तो सुमित सर ने खुद पढ़ा दिया। ये 4 तरीकों से हम बांट देते हैं। पहला हमने बांटा कंपोजिशन के आधार पर, होमोस्फेयर, हेटेरोस्फेयर। मैंने क्या कहा था, ये मेरे पास सरफेस है, सतह से लेकर 88 किलोमीटर तक का ये जो होगा दिस इज होमोस्फेयर, और 88 से ऊपर का जो होगा दोस्तों दिस इज हेटेरोस्फेयर। ठीक है, सिंपल सी बात है। 88 तक क्या, 0 से 88 होमोस्फेयर, 88 से ऊपर हेटेरोस्फेयर। होमोस्फेयर में सारी गैस सेम होती है, इसके अंदर में लेयर वाइज मिलती है आपको। ठीक है, इसमें क्या मिलती है, लेयर वाइज। कैसे भाई, 88 से लेकर 200 तक मिलेगी नाइट्रोजन, 200 से मिलेगी आपका 1120 है, 25 है, कितना है, ठीक है, वहां पर मिलेगी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर मिलेगी हीलियम, और उसके ऊपर क्या मिलेगी, हाइड्रोजन। इसीलिए इसको हेटेरोस्फेयर कहते हैं। बात हो चुकी थी अपनी।
नहीं, ठीक है, ये भी बात हो चुकी थी। 3 लेयर कौन कौन सी थी मैंने आपको बताया था, ये सबका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सबसे नीचे होती है क्योंकि इसका वेट ज्यादा होता है। अब कोई पूछ ले आपसे कि बताओ हेट्रोस्फेयर में सबसे नीचे नाइट्रोजन क्यों पाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि सर इसका वेट ज्यादा होता है, सिंपल सी बात है, इसका वेट ऑक्सीजन के वेट से क्या होता है ज्यादा, इसीलिए ऑक्सीजन ऊपर है, वो ये नीचे है। हाइड्रोजन सबसे हल्की है इसीलिए अपना सबसे ऊपर निकल जाती है। हाइड्रोजन का वेट क्या है, सबसे कम है, इसीलिए हाइड्रोजन सबसे ऊपर पाई जाती है। ये मैंने तापमान के आधार पर बताया था, मैंने थर्मल स्ट्रक्चर के आधार पर बताया था, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, बात हुई थी। ये क्या था दोस्तों हमारे पास, दिस इज नथिंग बट नोन एज द ट्रोपोपोज। ये क्या था मित्रों यहां पर, स्ट्रेटोपोज। कोई पूछे सर स्ट्रेटोपोज ट्रोपोपोज क्या है, तो भाई ये जो ट्रांजिशनल जोन है ना ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, इसी को बोलते हैं। ये क्या है मेरे पास, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में ये जो जोन है ना मित्रों, इसको ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज, दिस इज नथिंग बट नोन एज मीजोपोज, इसको मीजोपोज कहते हैं। और ये जो है मेरे पास थर्मोस्फेयर एक्सोस्फेयर के बीच में, इसको हम बोलते हैं आपका थर्मोपोज, ठीक है, ऐसे बोल देंगे। इसके बाद ये मैंने बताया हिंदी में, अब इसको मैंने कल एक्सप्लेन किया था, ठीक है, बताया था ना मैंने कि ये मेरे पास इधर तापमान है, इधर मेरे पास क्या है, इधर मैंने लिया टेम्परेचर। दोबारा देख लो, ये कई बार समझ में नहीं आता, इधर क्या है मेरे दोस्तों, यहां पर है ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई। अब देखो सबसे पहले 0 से 10 किलोमीटर के आसपास हम इसकी बात करेगा, फिर हम इसकी बात करेगा जिसमें हम 0 से 50 किलोमीटर का बात करेगा, फिर हम 50 से 80 किलोमीटर का बात करेगा, और 80 किलोमीटर के बाद हम बात करेगा 80 से 450 किलोमीटर का बात हम करेगा। यहां पर हम 0 बीच में रखेगा, ठीक है, इधर तापमान हम माइनस में लेगा, -10 करेगा, -20 करेगा, -30 करेगा, और इधर हम 10 करेगा, इधर हम 20 करेगा, इधर हम 30 करेगा। अच्छा आपको पता कल कौन आ रहे हैं, कल कौन आ रहे हैं पता आपको, हेमंत सर दोबारा आ रहे हैं अपने चैनल पे, हेमंत पांडे IPS ऑफिसर, द वन एंड ओनली, है ना, अलग ही अंदाज है, अलग ही निराला अंदाज है उनका, ठीक है। तो कल आ रहे हैं भाई दोबारा से आपको कुछ प्रीलिम्स के टिप्स देने, और टिप्स वगैरह कम ही देंगे, वो आपको एक अलग माहौल देके जाएंगे, है ना, वो आपको देंगे, बताएंगे किस प्रकार से स्ट्रेस फ्री रह के जिंदगी में आप तैयारी कर सकते हो। और ड्रीम जो है, मतलब जो आपका गोल है यूपीएससी क्रैक करना, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, आप बहुत आराम से इसको कर सकते हो, ट्रस्ट मी, बहुत आराम से कर सकते हो। सो कल आएंगे हेमंत पांडे सर, तो कल आपको बताएंगे, ठीक है, क्या है वो नुस्खे। तो आपके लिए आप लोगों ने बोला था तो हमने उनको बुलाया, मैं कहा सर आ जाओ, बच्चे कर रहे हैं डिमांड, है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं डिमांड, तो सर बोले ठीक है भाई आते हैं सैटरडे के दिन। तो उनको जाना तो था पर काम अपने बिजी शेड्यूल से उन्होंने समय निकाला है, जो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है ना, समय निकाला है जो बहुत बढ़िया चीज़ है। सो जुड़ेंगे उनके साथ भी, ठीक है, कल करेंगे उनसे पूरी बातचीत करेंगे कैसे क्या है ना। सो कल आ रहे हैं वो, है ना, पीसफुल वर्ल्ड कह रहे हैं, अभी तो रात बन रखी है, ठीक है, अभी रात है। अब देखो इस पे आ जाओ, सुनो मेरी बात, इस पे सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां मुद्दा कैसे चलता था पता है, देखो ट्रोपोस्फेयर में तो क्या होता था, ट्रोपोस्फेयर का 20 से आगे, अब मैंने बताया ट्रोपोस्फेयर पे देखो इधर ऊपर जा रहे, हाइट बढ़ रही है, तो हाइट बढ़ रहे हैं, तापमान क्या हो रहा है, घट रहा है ना। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में हम जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कुछ टाइम तक कांस्टेंट, है ना, उसके बाद में अचानक से टेम्परेचर बढ़ने लगता है, किसकी वजह से, ओजोन की वजह से। उसके बाद में फिर से क्या होता है दोस्तों, मीजोपोज में कांस्टेंट रहता है, पॉज का मतलब यही है, उसके बाद फिर से डिक्रीज होने लगता है। और आपने देखा था कि सबसे कम इसी में होता है, किस में होता है आपका सबसे कम, मीजोस्फेयर में, -100 डिग्री होता है, -100 डिग्री, कितने डिग्री पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो किसी भी यूपीएससी के छोड़ के किसी स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा हिस्सा कौन सा है बताओ, आपका मीजोस्फेयर, कल भी बात हुई थी। इसके बाद देखो यहां से फिर से, यहां से क्या होगा, फिर आपका तापमान बढ़ता है, और यहां तापमान बढ़ने की वजह क्या है दोस्तों, यहां तापमान बढ़ने की वजह है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्या करती है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ओजोन की भाई ना, यहां पर भी ओजोन थी, O3 था, तो ये भी क्या कर रहा था, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये भी किसको करेगा, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करेगा। आप सब कहोगे सर यहीं पे अगर एब्जॉर्प्शन हो जाता है नीचे क्यों आती है, देखो इसका टेस्ट अलग है, ठीक है, इसका टेस्ट अलग है, ये भी पनीर खाता है बट ये मटर पनीर खाता है। कौन सा पनीर खाता है, ये मटर पनीर खाता है, ठीक है, इसको मटर पनीर का शौक है तो मटर पनीर खा लिया इसने। लेकिन एक दूसरा पनीर है, ये वाला जो है,
ये दूसरा पनीर खाता है, ये शाही पनीर खाता है। समझ रहे हो आप इसका मतलब? समझे? कहने का मतलब ये है कि यहां पर इस लेयर में अलग तरीके की वेवलेंथ जो है, अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट रेज को कैप्चर किया जाता है, और यहां पे अलग प्रकार की, है ना। ये जो लेयर होती है हमारे पास, दिस लेयर, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। एंड दिस इज द लाइफ सेविंग लेयर, है ना। ये जो लेयर होती है ना, इसी को हम बोलते हैं ओजोन लेयर, एंड दिस इज द लाइफ सेविंग लेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में जीवन है हमारा। अगर स्ट्रेटोस्फेयर नहीं होती तो जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे? ये बताइए। नहीं हो पा रहे तो बताओ, सहमत करके मान लूंगा। बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था मुद्दा डिस्कस। आगे बढ़ रहे थे हम। थर्मल स्ट्रक्चर के आधार पर हमने देख लिया था भाई कब कब क्या क्या है ना। ट्रोपोस्फेयर में बताया था मैंने कि 0 से 10 होता है। ठीक है, ये कन्वेक्टिव लेयर, ये समझ लो दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्टिव लेयर का मतलब क्या है, बाकी कर लोगे आप। कन्वेक्टिव लेयर समझ लो क्या है। देखो, पृथ्वी है, ये सतह है, ये सरफेस है ना। अब ये सरफेस क्या करती है? पृथ्वी से, सूर्य से आपका पृथ्वी के पास क्या आता है? हीट आता है। ये इसको क्या कर लेती है दोस्तों? एब्जॉर्ब। अब अभी के लिए याद रखो, जब जब एब्जॉर्प्शन होता है ना, जब भी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, जब जब सूरज के प्रकाश को अवशोषित किया जाएगा, तब तब तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। अभी मैंने बताया था ना, जैसे ओजोन ने अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब किया था तो उसका भी तापमान बढ़ गया। तो जब जब एब्जॉर्प्शन होगा तब तब तापमान बढ़ेगा। तो अब होगा क्या? इस लेयर के अंदर में यहां पर आपका एब्जॉर्प्शन होता है, तो जो हवा यहां से बिल्कुल कांटेक्ट में होती है ना, इसके टच में होती है, वो हवा गर्म होने लगती है। वो क्या होने लगती है दोस्तों? दिस बिग एयर बिकम वार्म। तो मैं लिख दूं वार्म एयर। क्यों भाई ये वार्म क्यों? क्योंकि हवा इससे टकराए रखी। भाई सतह है गर्म, वार्म सरफेस है। सरफेस क्या है? वार्म। क्यों है वार्म? क्योंकि इसने एब्जॉर्प्शन किया है, सूर्य से आने वाली किरणों को एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया है, इसने गुनाह किया है, पाप किया है, तो ये गर्म तो होगी। मैं गर्म तवे पे आपका हाथ रख दूं, क्या होगा? तवा गर्म है, मैं हाथ रख दूं, मजा आएगा सर, है ना? ऐसा होगा? या गरम तवे पे आपको बिठा दूं मैं पीछे से, ऐसे कैसा मजा आएगा? सोचो, तो ऐसा ही होता है। अब ये हवा गर्म हो जाती है, लेकिन देखो इसके ऊपर जो हवा प्रेजेंट है ना मेरे पास, वो हवा इसके मुकाबले ठंडी होती है। यहाँ जो ऊपर हवा होती है, अब ये पूरा डिटेल में आप आगे समझोगे। देखो, एक लेक्चर में मैं सारी चीज नहीं करवा सकता दोस्त, तो इसीलिए होगा क्या, अब गर्म हवा हल्की होके ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवा ऊपर से ठंडी होके नीचे आती है। तो ये पूरा साइकिल बन गया। आपको दिख रहा है? आपको ये साइकिल चलाने वाली नहीं, बट ये चक्र बन गया। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों आपका संवहनीय चक्र। क्या बोलते हैं इसको? संवहनीय चक्र। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या ये, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कन्वेक्शन साइकिल। तो ये जो चक्कर है ना, ये सिस्टम, ये आपकी लोअर एटमॉस्फेयर में ही होता है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। तो यही मैं कह रहा हूं देखो कि यहां पर कन्वेक्टिव लेयर पाई जाती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, यहां पर नहीं मिलती। नो कन्वेक्टिव लेयर, ये बिल्कुल स्टेबल है। स्टेबल का मतलब आगे पढ़ोगे, यहां पर हवाओं का वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, और जब हवाओं का वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता तो मित्रों उसे क्लाउड फॉर्मेशन कभी नहीं होता, बादल कभी नहीं बनता, और बादल नहीं बनेगा तो देयर विल बी नो रेनफॉल। और जब बारिश ना होना तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस जोन को हम बोलते हैं स्टेबल। आगे मैं आपको एयर स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, पूरे यूट्यूब पे नहीं है। एयर स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी पूरे यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन मैं कराऊंगा आपको। सो नो रेनफॉल, तो ये क्या हो गया? स्टेबल। ये जोन क्या हो गया आपका? स्टेबल जोन हो गया। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये कन्वेक्टिव लेयर का जोन होता है, एंड दिस इज नॉन कन्वेक्टिव। स्टेबल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हवा वर्टिकल ऊपर नहीं उठती इसमें। देखो, बारिश इसी से होती है। ये जो हवा का ऊपर उठना है, इसका मतलब है वर्टिकल मोशन ऑफ एयर। और याद रखना, देखो बारिश जब भी हो रही है, कोई भी व्यक्ति आपको कह रहा ना बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, दैट मीन्स एक चीज पक्की हो रही है, और वो क्या? वो हवा जो है, जो विंड है आपकी, वो पक्की समझना, वो क्या कर रही है दोस्तों? असेंड कर रही है। अभी असेंड होने के अलग अलग कारण होते हैं, धीरे धीरे सीख जाओगे, है ना। अभी आपको सिर्फ मैंने पंडित बनाया है, नाम दिया है। अब शादी के मंत्र सिखाए, अभी आपको धीरे धीरे आप सारे बोलने लग जाओगे, गृह प्रवेश वाले बोलने लग जाओगे, है ना, लगन वाले भी बोलने लग जाओगे, और भी कई प्लेटफॉर्म पे बोलने जाते हैं, सारे बोलने लग जाओगे। मतलब अभी तो पंडित बनाया, एक मेन काम के लिए आपको बनाया है ना, धीरे धीरे सीख जाओगे। और वैसे भी कौन सा, मुझे तो लगता है जो पंडित आते हैं वो सब एक जैसे ही मंत्र बोलते हैं, ठीक है। किसी दिन बुलवा ले उसको, वो 2-4 याद है उनको, ठीक है। हमें कौन सा पता है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, लगे रहते हैं, ठीक है। तो आप भी कुछ ऐसे हो जाओगे, मतलब एक बार में कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, तो धीरे धीरे चीजें आपको पकड़ में आ जाएगी, डोंट वरी। सो यहाँ पर 75% गैसेस जो आपकी इसी भाग में पाई जाती हैं,
0 से 10 किलोमीटर तक होता है। जितनी भी क्लाइमेट और वेदर रिलेटेड एक्टिविटी होती है उसी में होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, इसमें कोई क्लाउड व्लाउड कुछ बनता नहीं, ड्राई होता है ये 10 से 50 पे पाया जाता है। इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है, सबसे बड़ी बात है ओजोन लेयर, और इसी की वजह से हमारा जीवन जो है संभव है, स्ट्रेटोस्फेयर की वजह से ही संभव है। हमने बताया इसमें ऊपर जाएंगे टेम्परेचर के साथ, आपका हाइट के साथ टेम्परेचर घटेगा, लेकिन यहां पर मैंने क्या बताया था, देखो अप टू अ सर्टेन पार्ट टेम्परेचर भी और आपका क्या प्रेशर भी, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। बट उसके बाद तापमान जो होगा लगातार बढ़ने लग जाएगा, किसकी वजह से, ओजोन की वजह से, जो मैंने यहां पर दिखाया था। देखो अचानक से ओजोन की वजह से टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैं इसको दोबारा बताया, नहीं तो मेरे को कोई शौक नहीं है दोबारा से इस चीज को करने का। ये उसके बाद हमने मीजोस्फेयर भी बताया, उसके बाद हमने थर्मोस्फेयर भी बताया, ठीक है। ये तो हमारा लास्ट क्लास तक क्लियर हो चुका था। ये स्ट्रेटोपोज के ऊपर पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर एक स्ट्रेटोपोज होता है, उसके बाद 50 से 80 किलोमीटर तक यही पाया जाता है। एयर बहुत थिन हो जाती है, इसमें हवा बहुत हल्की हो जाती है, पतली हो जाती है। तो ऑल्टीट्यूड के साथ साथ जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर भी क्या होगा, घटेगा। सबसे कम तापमान इसी जोन में होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होता है 80 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है। अब थर्मोस्फेयर जो है नाम से ही पता चल, थर्मो मतलब टेम्परेचर, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, तापमान। तो ये जो है ऑल्टीट्यूड के साथ साथ तापमान बढ़ता है, उस हाइट पे चले जाते हैं तो 1200 डिग्री तापमान होता है 350 पे। और इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि दोस्तों के पास यहां पर इसकी बुआ बैठी है, कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। इसकी बुआ बैठी है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या कर रही है, ऑक्सीजन कह रही है आने दो, एब्जॉर्ब कर लूंगी यूवी रेज को, और ये जो ऑक्सीजन है इसकी वजह से तापमान बढ़ता है। तापमान पता है कितना, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। बट अजीब बात यह है कि 1200 आपको महसूस नहीं होगा, अगर मैं ले जाके छोड़ दूं यहाँ पे तो आपको महसूस नहीं होगा 1200 है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एयर बहुत रेरिफाइड है, हवा बहुत यहाँ पे थिन है, ठीक है। समझ में आ रही बात। कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कौन करेगा, ये वीडियो को लाइक कौन करेगा, शेयर कौन करेगा। ये जो डिसलाइक करने वाले हैं ना, ये सबसे ज़्यादा वीडियो देखते हैं मेरी, पता है आपको, ठीक है। ये है कौन, मैं उनको भी जानता हूँ, ये वीडियो देखते हैं, ठीक है, लेकिन इनको देखना पूरा होता है, उनको पता है भाई इधर से बढ़िया कंटेंट नहीं है मैं इनको, है ना, और कोई इनका ठिकाना नहीं है, तो ये रोज़ देखते हैं, ठीक है। पर होगी कोई खुंदक किसी दिन, मैंने या तो इनको प्रसाद दिया होगा, है ना, या कुछ और बात रही होंगी, या कुछ मेरे कुछ ज़्यादा ही अजीज हुए होंगे, ठीक है। चलिए, सो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों थर्मोस्फेयर के बाद में हम बात करेंगे अब किसकी दोस्तों, अब ये हो गया तापमान के आधार पे इतना ही है। एक्सोस्फेयर में ऐसा कुछ होता नहीं, उसमें यार मैग्नेटोस्फेयर वगैरह आता है, ठीक है। बट वो मैग्नेटोस्फेयर वाला पार्ट आप उसमें देख लेते हो, किसके अंदर आपका दोस्तों, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है आपका जियोमैग्नेटिज्म के अंदर में, वैन एलन बेल्ट वगैरह वगैरह, तो वो अपने काम का है नहीं, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट वो अपने काम का है नहीं, ठीक है। तो उसको पढ़ो या ना पढ़ो, मुझे कोई बहुत ज़्यादा उसका वो है नहीं कि भाई उसको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट अगर बोलोगे तो एक वीडियो बना के डाल देंगे, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। बट अभी इसको देख लो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एक भाग ऐसा भी है जहां पर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, ठीक है। हाँ, एटमॉस्फेयर का एक भाग ऐसा भी है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई साइंटिस्ट बैठा है और वो H2 और कुछ कुछ मिलाता रहता है, और उससे क्या हो रही है दोस्तों, केमिकल रिएक्शन हो रही है। उस जोन को हम क्या बोलते हैं, दैट जोन इज नोन एज कीमोस्फेयर। उसको क्या बोलते हैं, कीमोस्फेयर। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, कीमोस्फेयर। अरे बेसिकली यही वो जोन होता है जहां पर ओजोन बन रही होती है। ओजोन क्या है, O3। अब ये बनती है कि नहीं बनती, आपको पता ना, ओजोन तो बनती है। कैसे बनती है सर, बताओ। देखो O2 जो होता है ना हमारा ऑक्सीजन, इसका क्या होता है दोस्तों, फोटो डिसोसिएशन होता है। HV इसकी प्रेजेंस में ये O+O बन जाता है। ये जो O क्रिएट हुआ है ये एक दूसरे O के साथ मिलेगा और ये क्या बना देगा दोस्तों, O3। ये वाला दूसरे उसके साथ मिल जाएगा। अब इस प्रकार से क्या हो रहा है, ओजोन का निर्माण हो रहा है। तो जहां पर ये ओजोन का निर्माण हो रहा है उसी को हम बोल रहे हैं कीमोस्फेयर। अब ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन ही तो है। अब ऐसे रिएक्शन होगी और इसी में पता है फिर आपको और भी रिएक्शन हो रही है जिसको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन वाला भाग। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। वो भी तो क्या है, वो भी एक रिएक्शन है। तो एक एटमॉस्फेयर का ऐसा भाग भी है जहां पर बहुत सारी एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस हो रही हैं, और वो जो एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस आपकी हो रही हैं ना, उस भाग को हम क्या बोल रहे हैं, दैट पार्ट इज नोन एज कीमोस्फेयर। उसको हम बोलते हैं कीमोस्फेयर। तो यहां पर भी आप याद, अब देखो जो हमने पहला पढ़ा था हेट्रोस्फेयर होमोस्फेयर, वो अलग था।
वो किसके आधार पे हुआ था? कंपोजिशन के आधार पे। सेकंड हमने पढ़ा थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। वो किसके आधार पर था? तापमान के आधार पर, पीछे जस्ट जो अभी खत्म किया है। ये किसके आधार पर है? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है वो कहां पे हो रही है? ट्रोपोपोज के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक। ट्रोपोपोज के ऊपर कितने किलोमीटर तक दोस्तों? 50 किलोमीटर तक आपकी क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से एयर यहां पे ग्लो करती है। कई बार रात में हवा यहां चमकती है, एयर क्या करती है? ग्लो करती है, इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कीमोस्फेयर। अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर सर्टेन केमिकल इफेक्ट्स टेक प्लेस बाय द सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन की वजह से यहां पर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ये सोलर रेडिएशन ही तो है। ये जो HV मैंने दिखाया है ना, इसी को बोलते हैं। HV क्या है? HV ये सोलर रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेज। इसका पढ़ने के ऊपर ये फोटो डिसोसिएशन हो रहा है। HV ये क्या दिखा रहा है दोस्तों? ये क्वांटम जो है वो लाइट उसको दिखा रहा है, और ये O2 इस पे पड़ रहा है, तो ये तभी तो O को ब्रेक कर रहा है। तो ये क्या हो रही है दोस्तों? दिस इज अ रिएक्शन। और ये किसकी वजह से हो रहा है? सोलर एनर्जी की वजह से। अब इसी की वजह से O2 है, ये O में बदल रहा है। अब ये O में बदल रहा है, एक O जो है इसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है, जबरदस्ती आ गया, इसके चिपक गया। 6 पात्मा है ये, ठीक है भाई, वो टूटा है, इसके साथ 6 पात्मा चिपक गया। होते हैं ना कई 6 पात्मा होते, चिपक गया, ठीक है। कई होते हैं 6 पात्मा चिपक जाते हैं, तुम चाहो ना चाहो वो चिपकेंगे जरूर। होता है ऐसा भाई? कौन कौन बताएगा, होते हैं कि नहीं होते? बताइए जल्दी से। हाँ भाई बताओ बताओ, फटाफट बताओ। लवप्रीत सिंह अभी कह रही है कि पिछली वाली स्लाइड विच टेम्परेचर डिक्रीज कितना हो गया। ये वाली बात तो अब आपको ना पूरा लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा लवप्रीत, अभी इसको बता नहीं सकते प्लीज़। पीछे वाले लेक्चर बहुत मतलब मैं रिपीट करा चुका हूँ, अब फिर आप पूछेंगे तो समस्या हो जाएगी, है ना। क्योंकि वो आप एक बार देख लेंगे ना, मैं 100% कह रहा हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी सूर्य के किसी भाग का, सूर्य की ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन होता है ना, सूरज से किरणें आ रही है, वो जिस पे भी पड़ती है और मान लो कोई इसको सोख लेता है ना, अवशोषित कर लेता है, तो उसका तापमान बढ़ जाता है। अब वहां पर क्या होती है? एक ओजोन पाई जाती है, O3। अब ये O3 के पास में कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके पास कुछ पावर है। पावर क्या है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। वो अच्छा भी है हमारे लिए, क्योंकि उसी लेयर में ओजोन की वजह से हमारे पर जो आपका अल्ट्रावायलेट रेज है उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता और हम जीवन जी पाते हैं। अदरवाइज हम सबको स्किन कैंसर हो जाती है, पृथ्वी पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होती, लेकिन वो उसको रोक लेती है, ठीक है, तभी पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो ये एक लाइफ गिविंग लेयर भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर इसी से जीवन जो है आपका वो संभव हो पाता है। किसकी वजह से कह रहा हूं मैं? आपका ओजोन की वजह से, है ना। तो वो एब्जॉर्प्शन है, वो आपको आगे चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लाइमेटोलॉजी अगर आपको पूरी करनी है और समझनी है तो गाइज यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इवन अ सिंगल लेक्चर। आपने एक लेक्चर मिस किया तो फिर मेरे को ना कहना भाई कि सर अब तो समझ में नहीं आया, फिर तो तुम छोड़ते ही चले जाओगे सारी चीजों को। ऑल्सो रेफर्ड एज ओजोनोस्फेयर, इसको हम ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं, क्योंकि ओजोन यही तो बनती है भाई। द एयर ग्लोज इन दिस रीजन ड्यूरिंग द नाइट, रात में हवा चमकती है यहाँ पे, किसमें? आपका केमिकल रिएक्शन की वजह से। कीमोस्फेयर, हवा क्या होती है? चमकती है। तो कीमोस्फेयर अगर आपको कोई कहे तो कीमोस्फेयर हमने किसके हिसाब से डिवाइड किया है? हमने इसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर पे आ जाते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सोलर रेडिएशन, है ना। आयनोस्फेयर का मतलब क्या? देखो इसका मतलब आयन मंडल। अब देखो, अब मेरी बात सुनना, ठीक है। हमने अलग, अब वो भूल जाओ जो पुरानी बातें आप सोच रहे थे वो भूल जाओ। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये एटमॉस्फेयर हमारा, ये सरफेस है, सतह, ये सरफेस है। अब मैं आयोनाइजेशन के ऊपर मैं इसको 2 भागों में बांट रहा हूं। एक तो ये लेयर नीचे ही जिसमें कुछ भी ना हो रहा, नॉन आयोनाइज्ड लेयर, और एक जो है जहां पर आयोनाइजेशन हो रहा है उसको मैं बोलूंगा आयोनाइज्ड लेयर। 2 भागों में बांट दिया। ऐसे ही कीमो वाला था, मैंने क्या बोला था? ये सरफेस है, सतह है, मान लो, तो एक भाग ऐसा जिसमें कुछ ना हो रहा, ठीक है, और एक भाग ऐसा जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही, इसके ऊपर भी कुछ ना हो रहा, इसके नीचे भी। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया था दोस्तों? कीमोस्फेयर, ठीक है। उसमें एक ही था, उसमें कीमोस्फेयर ही था, तो हमें एक ही बताना था, तो बाकी चक्रों में पढ़ना नहीं था हमें। ऐसे इसमें भी एक ही है तो एक ही बताएंगे। अब ये आयनोस्फेयर क्या होता है, समझो मेरी बात। देखो जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाते हैं तो हवा बहुत थिन हो जाती है। हवा क्या होती है? पतली, रेरिफाइड हो जाती है। हवा की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है,
अब हवा की डेंसिटी कम होने से की वजह से क्या होता है, जो सूर्य से किरणें आ रही होती है ना, उसको हम बोलते हैं सोलर स्ट्रॉम। जो सूर्य से सोलर स्ट्रॉम आ रहा होता है ना, उसके कुछ फोटोन जो हैं वो यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं इस स्फीयर में, जिसको हम बोलते हैं क्या, आयोनोस्फीयर। इसके अंदर में वो बेसिकली क्या कर जाते हैं, एंट्री। ये 300 किलोमीटर के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, धरातल से 300 किलोमीटर ऊपर की। उसमें होता क्या है कि सूर्य की सोलर वेव से आने वाले फोटोन जो है इसमें एंटर कर जाते हैं, और उन एंट्री की वजह से होता क्या है दोस्तों, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर जो एयर पार्टिकल होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, फोटोन ने आया, हमला बोला, यहां पर जो हवा के पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इन पे हमला बोल दिया किसने, सूर्य से आने वाले प्रोटॉन ने, ठीक है, बोल दिया, ठीक है, उनने, फोटोन ने यहां पे हमला बोल दिया। अब वो जैसे इस पे टकराते हैं, हमला बोलते हैं, तो यहां के मॉलिक्यूल से वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस माइनस चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो दोस्तों क्या होता है, प्लस माइनस का चार्ज आता है, आयोनाइजेशन हो जाता है। देखो समझना मेरी बात, ये जैसे NaCl था मेरे पास, ठीक है, NaCl, अब मैं इसको अलग अलग कर दूं तो क्या होगा, Na पॉजिटिव Cl, इसको बोल देते हैं आयोनाइजेशन। ऐसा ही होता है यहां पर क्या, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन की वजह से ये होता है। ये 100 से लेकर 300 किलोमीटर के आसपास होता है, 100 से लेकर 300 के आसपास होता है। एंड बिकॉज एयर इज थिन, ठीक है, यहां हवा बहुत पतली होती है दोस्तों, हवा थिन होती है, तो जो हवा की, सूर्य की सोलर रेडिएशन के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं ना, ये क्या करते हैं दोस्तों, सोलर विंड से जो प्रोटॉन है एंटर कर जाते हैं, और ये हमारे जो गैस की स्पीड है, जो हवा एक तो पहले ही थिन है, अब ये प्रोटॉन एंटर कर गए तो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो एटम्स की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नहीं आ रही बात समझ में, मुझे पता है नहीं आ रही, ठीक है, मुझे पता है नहीं आ रही, खाम का झूठी यहां भरने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो दोबारा बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं 100 से 300 किलोमीटर के बीच में क्या हो रहा है, समझना मेरी बात भाई। यहां पर जाकर हवा पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, हवा बहुत थिन है। अब होता क्या है, इस थिन हवा की वजह से सूर्य की जो सोलर रेडिएशन है वो जब इधर एंटर करती है तो वहां से सोलर जो स्ट्रोम है आपका, सूरज की जो सोलर विंड है वो एंट्री कर जाती है। इन सोलर विंड के अंदर में प्रोटॉन्स होते हैं, क्या होते हैं आपका, प्रोटॉन्स होते हैं। अब ये जो प्रोटॉन इस पतली हवा में एंटर करते हैं ना, तो इस पतली हवा के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं ना, इनकी स्पीड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। स्पीड जितनी ज्यादा होगी, एक पार्टिकल जितनी तेजी स्पीड के साथ में वाइब्रेट करेगा, उसका उतना ही तापमान क्या होता है, ज्यादा। इसीलिए इस एरिया में टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में मैं क्या कह सकता हूं कि जब ये सोलर विंड के प्रोटॉन यहां के एटम्स पर गिरते हैं, यहां की गैस पर गिरते हैं, तो इन गैस में से वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। इन एडिशन, सोलर विंड रिमूव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम ऑफ द एटम टू फॉर्म आयंस। ये क्या कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देते हैं, और इसकी वजह से आयन बन जाते हैं, और इसीलिए हम इसको बोल देते हैं आयनोस्फीयर। क्या बोल देते हैं, आयनोस्फीयर। एंड दिस इज द लेयर विच हेल्प्स अस इन द वायरलेस कम्युनिकेशन। दोस्तों यही तो है जो हमें वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या करती है, हेल्प। जो आप अभी वीडियो देख रहे हो ना मेरी, जो अभी आप मेरी फर्स्ट क्लास वीडियो देख रहे हो हाई स्पीड में, वो वीडियो इसी लेयर की मदद से देख रहे हो आप। अगर ये लेयर ना हो ना तो आप ये वीडियो कभी ना देख पाओ। रात में मैसेज करोगे ना, अभी सोते सोते 2-3 मैसेज, पता भी है मुझे कौन से मैसेज करते, वो यूनिवर्सल मैसेज है, सब करते। ये मत सोचना सर को कैसे पता चल गए, वो 3-4 मैसेज ऐसे हैं जो सबको करते हैं। इस अवस्था में आके सभी लोग करते हैं, वो मुझे पता है। जो तुम वो मैसेज भेजोगे ना अभी रात में जब सोते टाइम, वो भेज के सोओगे, और एक आसान से एक मतलब नींद लोगे बढ़िया कि ओहो आज तो हो गया काम बढ़िया, आज तो सही काम हो गया, थक भी गया मैं, ठीक है, आज तो पढ़ाई बढ़िया होगी। देखो अगर वास्तव में अगर आप रोज सेटिस्फेक्शन से सो रहे हो ना, और वो सेटिस्फेक्शन तभी आएगा जब आप पढ़ रहे हो, है ना। मुझे पता है यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक क्लास कर रहे हैं। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ना खड़ा होके ये कह रहा हूँ दोस्तों, आपकी मेहनत वो देख रहा है, और अगर आपकी मेहनत में वास्तव में ईमानदारी है ना, कहीं रिजल्ट कहीं नहीं जा रहा। लेकिन हाँ अगर काम चोरी करोगे ना दोस्त, वो सब पता चल रहा है उसको, ठीक है। वो क्या यार, आप खुद समझदार हो, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, और मुझे पता है ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना उनको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप देखोगे 75 दिन के बाद आपका लेवल यहाँ होगा, बाकी सब यहाँ घूम रहे होंगे, यहाँ, ठीक है, यहाँ घूम रहे होंगे, वो यही चीज़ देख रहे होंगे क्लास में, संपूर्ण ज्योग्राफी वो यही देख रहे होंगे, और तुम अलग, अब तुम्हारी सोच ही अलग होगी, इंटेलेक्ट अलग होगा, तुम्हारी सोचने की शक्ति अलग होगी, तुम अलग तरीके से काम कर रहे होगे। यकीन मानना मेरी बात को, ये होगा, ये होने वाला है,
बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है बॉस। तो इसको ध्यान रखना मेरी बात को कि सुमित सर कुछ कह रहे थे एंड आई एम गारंटिंग दिस, है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप बस इस चीज़ को इंप्लीमेंट करो, आप हमारे साथ बने रहो, ईमानदारी से इन चीज़ों को करो। और मैं तो नहीं कह रहा मेरे साथ ही बने रहो भाई, जहाँ से भी आपको कोई अच्छा पढ़ा रहा है ना उसके साथ बने रहो, बट मिस मत करो। आज सुबह बताया था ना मैंने आपको कि जो आपकी सक्सेस है ना, वो सक्सेस आपकी छुपी कहाँ होती है दोस्तों? योर सक्सेस लाइज विद इन, कि आपका जो डेली रूटीन होता है ना उसी के अंदर आपकी सफलता छुपी होती है। अगर आप अपनी डेली रूटीन से भटकते हो, ठीक है, तो सफलता नहीं मिलती है आपको, है ना। मैं अगर बीच में 5 क्लास ना लूँ, छोड़ दूँ मैं, ठीक है, मैं यकीन मानना आज ना मैं सुबह 5 बजे सोया था। हाँ आप कहोगे सर सुबह 5 बजे तक क्या कर रहे थे? काम कर रहा था यार। सुबह मैं 5 बजे सोया था, मेरे को एक काम करना था, एक कंटेंट बना रहा था मैं बहुत ज़बरदस्त शो का, ठीक है, बट वो अनफॉर्चुनेटली पूरा कर भी दिया मैंने, बट सुबह सुबह नींद आ रही थी तो मैंने PDF को सेव नहीं किया, पूरा स्लाइड गायब हो गया, ठीक है। 250 पेज की मैंने स्लाइड बनाई थी, 250 पेजेस की स्लाइड बनाई थी मैंने करंट अफेयर की, मंथली करंट अफेयर गुरुकुल मैगजीन की 250 पेज के आसपास, या आई थिंक 257 पेज मैंने कंप्लीट किए थे। सुबह 5 बजे मैं सोया था, नींद सी आ रही थी, मैं कह रहा अब सो लेता हूँ 2 घंटे, और मैं नींद में उसको PPT बना ली, PPT, अब उसको सेव करना भूल गया, ठीक है। और जो सुबह क्लास होती है तब सब कुछ थोड़ा हड़कंप होता है जल्दी में, तो फिर उस टाइम मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारी PPT मेरे उस पर खुली होती है ना, तो मैं सबको फटाफट क्लोज करता जाता हूँ, और उस चक्कर में मैंने वो पूरी की बनी PPT को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब वो रिट्रीव भी नहीं हो सकती, सारा गया, मेहनत गई पानी में। मतलब उसके ऊपर ऑन एन एवरेज मैं 4 दिन से काम कर रहा था, और कल मैंने लगातार उस पर 7 घंटे काम किया था, 7 आवर्स, समझ रहे हो। तो मेरा भी आज तो मतलब मूड भी खराब हो गया था, साथ ही साथ में यार इतना काम गया, वेस्ट हो गया। और मैं अब करूंगा कैसे कि एक दिन में, अच्छा वो 4 दिन का काम था, अचानक से मैं अब शायद इसीलिए इस हफ्ते से शायद हम डिले करें, आपकी जो मैगजीन है हमारी जो मंथली करंट अफेयर है, शायद इस हफ्ते हम ना कर पाएँ, क्योंकि मेरे से एक होगी ये छोटी सी बेवकूफ़ी, है ना। तो मेरे को नींद भी बहुत आ रही थी, तो अगर मान के चलो ऐसा करके मैं आया, फिर भी मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं एक बार तो मेरा मन कर रहा था कि चलो यार रीशेड्यूल कर देते हैं, बच्चे तो अपने ही बोल दूंगा, बट मुझे लगा नहीं, ठीक है, नहीं, मैं अपने ऊपर आपका रूटीन खराब नहीं करूंगा। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर, इसीलिए मैं यहां पे उपस्थित हूं। तो आप समझिए दोस्तों, सफलता जो होती है ना वो आपकी डेली रूटीन में ही छुपी होती है। डेली रूटीन के अंदर आपका डेली रूटीन क्या है, मिस मत करो यार, कोई भी चीज को मिस करो ही मत। कहते हैं ना डिसिप्लिन, स्कूल में जाते हैं तो डिसिप्लिन सिखाया जाता है ना। रोज सुबह 8 बजे क्लास लगती है, 1-1 घंटे के लेक्चर होते हैं, फिर रिसर्च होती है, ठीक है, उसके बाद फिर क्लास चलती है, 2-3 बजे आते हो, फिर खेलते हो। मतलब वो पैटर्न आपने 12 साल फॉलो किया होता है, 12 से 13 साल फॉलो करते हो, वो पैटर्न याद है आपको, पता रहता है कि पढ़ना है तो इसी टाइम पे पढ़ते हैं स्कूल में, तो वो चीज़ फॉलो करो यार। यहाँ पर भी वही स्कूल का काम है आपका, पूरे दिन आपकी क्लास होती है, एक बढ़िया फ्रेमवर्क सेट करो, 75 दिन ऐसी जिंदगी जियो कि मतलब किसी को पता ना हो आप कहाँ गए हो। और जब 75 दिन के बाद में आप निकलो ना, तो आप ना निकलो, आपसे पहले आपकी सफलता जाए, आपसे पहले आपकी सफलता आगे निकल के जाके बताए उनको कि हाँ भाई आ रहा है बंदा, कोई है जो आ रहा है, ठीक है, ये होना चाहिए, तब आएगा मजा, ठीक है ना। चलिए, सो ये हो गया दोस्तों आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर मैंने बोल दिया 100 से 300 किलोमीटर पाया जाता है। अच्छा, ये पाया क्यों जाता है तो मैंने बता दिया भाई आपको कि सोलर विंड जो होती है इस एरिया के अंदर एयर बहुत थिन हो जाती है, तो आपकी जो सोलर विंड होती है ना उनके प्रोटोन इसमें एंटर कर जाते हैं, और जैसे ही वो प्रोटोन एंटर करते हैं तो यहाँ जो रेरीफाइड एयर थी, जो थिन थी, दूर थी, जैसे उसमें घुसते हैं ना तो उस एटम की, उस एयर मॉलिक्यूल की स्पीड को बहुत बढ़ा देते हैं, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। अब इस बढ़ी हुई स्पीड की वजह से क्या होता है, जो सोलर विंड है ना, ये आपके इस हवा, जो गैस प्रेजेंट होती है ऊपर, छोटी मोटी जो भी गैस होती है, उसके हवा में से, उसके एटम में से क्या कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। इसीलिए हवा यहाँ पे क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, आयन बन जाते हैं यहाँ पर, तो इसी को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन। एंड यू नो दैट दिस आयोनाइज्ड लेयर जो है यही हेल्प करती है आपके कम्युनिकेशन में। इस आयोनाइज्ड लेयर को फर्दर हम डिवाइड करते हैं ना दोस्तों, याद है ना आपको, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, एफ में F1 होता है, F2 होता है। अरे कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन अगर किसी के पास इंजीनियरिंग होगा तो उसने पढ़ा होगा, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, वो अर्चित सर कराएंगे आपको, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर होती है, ठीक है, एप्पल्टन लेयर, वैन एलन बेल्ट, तो वो सब वो बताएंगे आपको, है ना। वो क्योंकि ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज उसका यूज करके हम स्पेस के अंदर में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी।
अब देखो आगे बढ़ता हूं दोस्तों, तो आयनोस्फेयर हो गया, मैंने आपको बता दिया, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, ठीक है। बढ़िया नोट्स प्रिपेयर करो बढ़िया से। अच्छा, एटमॉस्फेयर को ना हम इन जनरल भी बांट देते हैं, कोई कोई मोटी मोटी बात करने बैठ जाए, ठीक है। अब देखो ये हमारे अंकल और आंटियों के लिए जो बच्चों के साथ बैठ के थोड़ी बहुत देख रहे हैं, तो मतलब कई बार बहस हो जाती है कि लोअर एटमॉस्फेयर अपर एटमॉस्फेयर, निचला वायुमंडल और ऊपर वायुमंडल, नीचे क्या है, ऊपर हवा में चले गए तो क्या है, जो घनी ऊपर चले गए हम तो उसमें क्या होगा, नीचे और ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर एटमॉस्फेयर, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर एटमॉस्फेयर। हिंदी में निचला वायुमंडल और ऊपरी वायुमंडल ऐसे हम बोल देते हैं, है ना। मैं बहुत जगह इसमें यूज करूंगा कि निचला वायुमंडल, ऊपरी वायुमंडल, मैं बहुत जगह ऐसा इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जब मैं वर्ड यूज करूंगा निचला वायुमंडल तो उसमें फर्क क्या होता है। देखो निचले वायुमंडल में वाटर वेपर क्या होते हैं, ज्यादा। वाटर वेपर मतलब देखो इधर देखोगे पानी के वाष्प अधिक होते हैं, जलवाष्प अधिक होते हैं। नीचे वाले में जलवाष्प कितने होते हैं, 0 से लेकर 4%, मिनिमम 0, अधिकतम कितने, 4 होता है मैक्सिमम, याद रखना। 0 होता है मिनिमम, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इतना आपके यहां पर पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर पानी के जलवाष्प अधिक मिलते हैं, तो इसीलिए तो इस पे बारिश होती है। तो इसीलिए याद रखना आपकी जो वर्षा है वो भी किसमें होती है, निचले वायुमंडल में। ऊपरी वायुमंडल में कोई बादल वादल बनने का कोई सीन होता नहीं है, इसलिए मैंने बताया ना, ऊपरी वायुमंडल में बादल 1-2 ही बनते हैं। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में एक बादल बनता था, कौन सा बादल था बताओ, बताओगे नाम दूंगा मैं। स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सा बादल बनता है, जल्दी बताओ। स्ट्रेटोस्फेयर में और फिर मीजोस्फेयर में भी एक बादल बनता था, कौन बताएगा, बताओ जल्दी बताओ, फटाफट बोलो फटाफट। जल्दी बताओ जल्दी, कौन सा होता है, हेट ना पूजा कुछ भी लिख दिया आपने तो नहीं। स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, हाँ, मदर ऑफ पर्ल्स, बिल्कुल एजे ग्रुप ने सबसे पहले बताया, मदर ऑफ पर्ल्स, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल्स, जिसको हम नेक्रेरियस क्लाउड बोलते हैं। पूजा राठी आप लिखना सही चाह रही थी बट थोड़ा सा मार्क भटक गई, है ना। नेक्रेरियस क्लाउड बोलते हैं उनको, मदर ऑफ पर्ल्स, और उन्हीं से क्या होता है, उन्हीं का रोल होता है ओजोन डिप्लेशन में। इधर ही जब अगर हम बात करें तो यहां पर जो है आपका मीजोस्फेयर में बनते हैं फिर नॉक्टिल्यूटेंट्स क्लाउड्स, वो मैंने बता दिया था आपको। अच्छा, इसके अंदर क्या होती है, अगले उस पर टॉपिक पे आते हैं। यहाँ धूल के कण ज्यादा होते हैं, मोर डस्ट पार्टिकल। यहाँ डस्ट पार्टिकल नहीं होते, ऊपरी वायुमंडल में डस्ट के पार्टिकल नहीं होती, साफ सुथरा होता है, वहां वायु प्रदूषण नहीं होता। आप जाओगे तो वहां आपको एयर प्योरीफायर लगवाने की जरूरत नहीं है, बट वहां हवा भी बहुत कम होती है, हवा बहुत थीन होती है। यहाँ लार्ज प्रोपोर्शन में निचले वायुमंडल में बहुत ज्यादा मात्रा में आपकी गैस, एटमॉस्फेरिक गैसेज उपस्थित होती हैं, लेकिन वहां पर वो जो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर है वो बहुत रेरिफाइड है। रेरिफाइड मतलब क्या है कि गैस के कण बहुत कम पाए जाते हैं और जो पाए जाते हैं वो भी दूर दूर उपस्थित है, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन टुगेदर विद टाइनी प्रोपोर्शन ऑफ द अदर गैसेस, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो स्लाइटली लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, आयोनाइज गैस, ये चीजें यहां पर क्या मिलती है, ज्यादा। तो ये हो गया लोअर एटमॉस्फेयर, ये क्या हो गया दोस्तों, अपर एटमॉस्फेयर। सो ये बात क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में। इज इट ओके टू यू और नॉट, अरे जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, सही है, समझ में आ गई बात या नहीं है। किसी भी बच्चे को ऐसा है जो समझ में ना आया हो, जल्दी से बताओ। किसी बच्चे को अभी तक कोई भी बात ऐसी जो समझ में ना आई हो, कोई भी बात, आपकी इच्छा है आप मेरे से पूछ सकते हो। ऐसा कुछ भी लग रहा है कि सर हमें समझ में ना आया तो आप पूछ सकते हो, बताओ, ठीक है। समझ में आ गया ना, तो अब ये देख लो बस, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये अपना 25 तारीख से कोर्स आ रहा है, 5th of March 2021 से कोर्स आ रहा है, 25 मार्च से कोर्स आ रहा है दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का द अल्टीमेट कोर्स। ये प्लस पर है, आपका YouTube पे भी आएगा, समय आएगा तो YouTube पे भी आएगा, ठीक है। अभी समय नहीं आया YouTube का, क्योंकि अभी हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। तो 25 मार्च से कोर्स अपना आ रहा है दोस्तों, 25 मार्च 2011 से लाइव रहेगा, 1 घंटे का कोर्स होगा, 4 बजे हम क्लास करेंगे। और आप मुझे इसके लिए कहाँ जुड़ोगे दोस्तों मेरे साथ, आप अनअकैडमी पर। जिस बच्चे के पास है ना उसको जाके सिर्फ एनरोल कर लेना है, और जिनके पास नहीं है उनको जाके क्या करना है दोस्तों, उनको जाके अनअकैडमी को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो द गाइज फटाफट सोच लीजिए, अगर आपके पास है सब्सक्रिप्शन तो अच्छी बात है, नहीं है तो सब्सक्राइब करो। और सब्सक्रिप्शन जिस भी बच्चे को लेना है ना, मैं तो कह रहा हूं कोई भी डाउट है ना तो सीधा मुझे मेल कर दो, sumitrathi3@gmail.com, ये मेरी जीमेल आईडी है। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप मुझे मेल करो। अनअकैडमी पर जो मैं क्लास लेता हूं ना दोस्तों, वहां पर मेरा नाम है सुमित कुमार। क्या नाम है मेरा नाम है सुमित कुमार। तो ऑलवेज रिमेंबर कि मेरी प्रोफाइल वहां पर सुमित कुमार नाम से दिखती है। कल से मैं उस प्रोफाइल का यहाँ फोटो भी रखूंगा, चित्र भी रखूंगा।
अब जो बच्चा सब्सक्राइब करना चाहता है ना, तो डायरेक्ट भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत मतलब खतरनाक काम नहीं है। जिस बच्चे को ज्वाइन करना है, क्योंकि अब समय आ गया है, ठीक है, नाउ दिस इज द टाइम एंड यू मस्ट कंसिडर अबाउट दिस। जो बच्चा बहुत सीरियस है और जिसको इस बार निकालना है, अनअकैडमी के ऐप पे जाओ, ठीक है, वहां पर आपको यहां पर गोल चूज करने को मिलेगा, जीएस ऑप्शनल, और इसके अलावा क्या है, कॉम्बो, कोई भी कर सकते हो आप, ठीक है। कॉम्बो का आपको यहां नहीं मिलेगा ऑप्शन, कॉम्बो के लिए आपको लिंक लेना पड़ेगा, और ये लिंक आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, सभी को पता होगा मेरा टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, मेरा पर्सनल यूपीएससी 101 नहीं, मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे लिंक लगाया हुआ है दोस्तों, ऑफिशियल चैनल है मेरा, उस पर मैंने लिंक लगाया हुआ, ऊपर पिन किया हुआ, तो उस लिंक के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप कॉम्बो ले सकते हो। यहां पर हम दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन देखते हैं, प्लस और आइकॉनिक। अब ये प्लस के रेट दिखाएगा आपको, 1 साल प्लस, 2 साल प्लस, 3 साल प्लस। 1 साल दिखा रहा हूं 49,500, इतना देना नहीं, आप सुमित 10 कोड लगाओ, आपको 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इधर करोगे तो इधर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, है ना। अब ये कॉम्बो है, ठीक है, ये कॉम्बो मतलब जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों है 1 साल का, बट ये 1 साल इसमें आइकॉनिक है। आइकॉनिक मतलब मेंटर मिलता है इसमें, है ना, आपको पढ़ाया तो जाता है, ये साथ साथ मेंटर भी मिलता है। जैसे ये प्लस है सिर्फ, तो इसमें कोई मेंटर वगैरह नहीं मिलता। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब इस पे डिस्काउंट होके 1 साल जीएस प्लस ऑप्शनल आपको सिर्फ 63,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये है प्लस कोर्स, जिसमें सिर्फ पढ़ाया जाता है, आइकॉनिक में पढ़ाया तो जाता है, साथ साथ मेंटरशिप भी आपको मिलती है, ठीक है ना। सो आप देख लीजिए कौन सा करना है अपने हिसाब से, जो लेना चाहे तो ठीक, ना लेना चाहे तो ठीक। सो बस आप याद रखिएगा, जब भी आप ज्वाइन करेंगे आपको कोड क्या यूज करना है दोस्तों, सुमित 10, क्योंकि सुमित 10 खास है। बाकी आप समझदार हो, कमेंट बॉक्स में एक बार सुनना जरूर चाहूंगा मैं आपसे। ऑन दिस नोट गाइज, आई एम एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल सुबह मॉर्निंग में, टेक केयर। तब तक सुरजीत सर की क्लास को एंजॉय कीजिए, आजकल वो कुछ तगड़े कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। एक दिन मैं देख रहा तो बता रहे थे कि दूसरे वालों को पकड़ो, नीचे गिराओ, उसके ऊपर चढ़ जाओ, कुछ ऐसा बता रहे थे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।